आर्कियोलॉजिस्ट के लिए आए दिन ऐतिहासिक और हजारों साल पुरानी वस्तुओं तथा संरचनाओं का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। खोजों के दौरान मिलने वाले अक्सर चीजों के रहस्य को कुछ समय बाद सुलझा लिया जाता है, लेकिन कई बार इन खोजों के दौरान ऐसी संरचनाएं तथा वस्तुएं मिल जाती हैं जिसके रहस्य को सुलझाने में वैज्ञानिकों तथा आर्कियोलॉजिस्ट के पसीने छूट जाते हैं। इसके बावजूद उन्हें उन चीजों को पूरी तरह समझने में कामयाबी नहीं मिल पाती है। तो चलिए आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी के बारे में बता रहे हैं जो अब भी कई रहस्यों से घिरा हुआ है। सेहुइट मोनोलिथ। दुनिया के देशों में पेरू में मौजूद सेहुइट आर्कियोलॉजिकल साइट काफी मशहूर है। खासकर यहाँ मौजूद सेहुइट मोनोलिथ की चर्चा काफी ज्यादा होती है। मोनोलिथ वास्तव में एक पत्थर है। इस बड़े से चट्टान पर लगभग 200 तरह की संरचनाओं की आकृतियां हैं। इस एक पत्थर पर कई सारी ऐसी चीजों की आकृतियां बनी हुई हैं जिसे आज तक पूरे तरीके से नहीं समझा जा सका है। इस चट्टान पर इन सारी आकृतियों को किसने उकेरा है, इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि अनुमान लगाया जाता है कि इसे इंका समुदाय के लोगों ने बनाया होगा। इस चट्टान पर मनुष्यों, समुद्री जीवों, खेती के लिए नालियों इत्यादि के साथ साथ घरों तथा मंदिरों की भी आकृतियां उकेरी गई हैं। इसलिए कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि शायद ये किसी प्लांट सिटी का मॉडल हो सकता है। हालांकि इस पर जो भी आकृतियां मौजूद हैं, वैसी संरचना आज तक इस पूरे क्षेत्र में कहीं नहीं खोजी गई है। इसलिए लोगों को लगता है कि अब तक इसके बारे में जितनी भी जानकारी मौजूद है या लोग जो सेहुइट मोनोलिथ के बारे में समझ रहे हैं, वो वास्तव में है ही नहीं। इसलिए कई लोग अभी भी इसकी सच्चाई की तलाश में लगे हुए हैं। डेविल्स कॉर्कस्क्रूज। अमेरिका के नेब्रास्का राज्य में एक पहाड़ी क्षेत्र में पत्थरों पर हजारों साल पुरानी एक बेहद अजीब संरचना 1891 में खोजी गई थी। इसे डेविल्स कॉर्कस्क्रूज के नाम से जाना जाता है। एक बड़े से स्क्रू की स्टाइल में बनी इस संरचना का कुछ हिस्सा बालू से बना है, जबकि इसकी पिछली दीवार किस चीज से बनी है ये ज्ञात नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा रहस्य की बात यह है कि ये अजीबोगरीब स्पाइरल स्ट्रक्चर क्यों बनाए गए होंगे। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। स्थानीय लोग इसे शैतानों के रहने की जगह मानते हैं। इससे जुड़ी एक और थ्योरी ये है कि कुछ लोगों का मानना है कि दरअसल ये अजीबोगरीब संरचनाएं हजारों साल पहले पाए जाने वाले एक विशेष जीव का घर हुआ करता था, जो कि बाकी जानवरों के हमलों से बचने के लिए तथा खुद को ठंड से बचाने के लिए इसमें रहा करते थे। हालांकि ये भी महज एक आकलन है। सहस्रलिंगा। कर्नाटक के उत्तरा कन्नड़ के सिरसी तालुका में मौजूद सहस्रलिंग एक पवित्र जगह है। एक समय यहाँ से बहने वाली नदियों में पानी का स्तर जब कम हुआ तो पानी के नीचे बहुत सारी शिवलिंग की आकृतियां उकेरी गई थी। इसे देखकर विशेषज्ञों को काफी हैरानी हुई कि कब और किसने इन आकृतियों को इतनी बड़ी संख्या में पत्थरों पर बनवाया या बनाया होगा। महज इस नदी में लगभग 1000 के आसपास ऐसी चट्टानें मौजूद हैं जिस पर शिवलिंग उकेरा गया है। विशेषज्ञों को भले ही इन चट्टानों को देखकर उनके कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, लेकिन ये जगह मानने वालों के लिए पवित्र जरूर है। ओल्ड फोन डिजाइन। आज से बस कुछ ही साल पीछे देखें तो मोबाइल फोन का अस्तित्व तक नहीं था, लेकिन ऑस्ट्रिया के साल्जबर्ग शहर में एक कब्र में खुदाई के दौरान मोबाइल से मिलती जुलती एक आकृति मिली। मिट्टी की बनी हुई यह आकृति बिल्कुल आज के दौर में दिखने वाले मोबाइल की ही तरह था। इसे देखकर सभी का सर चकरा गया कि आखिर क्यों किसी ने इस मोबाइल के शक्ल जैसी चीज आज से लगभग 800 साल पहले बनाई होगी। इसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। आर्मिलरी स्फीयर। पृथ्वी के अलावा आसमान के ऊपर की दुनिया को समझने के लिए आज एक से बढ़कर एक आधुनिक इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन 50-60 साल ही पीछे चले जाएं तो आज के मुकाबले टेक्नोलॉजी के नाम पर बेहद कम सुविधाएं थीं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि 1000-2000 साल पहले क्या स्थिति रही होगी। पुराने समय में भले ही आज की तरह आधुनिक तकनीक मौजूद नहीं थे, इसके बावजूद उस समय के लोगों में भी जिज्ञासाएं जरूर थी तथा वो उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए करते थे। इसका सबूत लगभग 25 साल पुरानी एक डिवाइस से मिलता है। जांच पड़ताल में पाया गया कि आर्मिलरी स्फीयर नाम की एक डिवाइस को तारों की दुनिया को समझने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे कब और किसने बनाया था इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी आज तक उपलब्ध नहीं है। हैरानी की बात यह है कि 2500 साल पुरानी होने के बावजूद इस डिवाइस पर अंकित कई जानकारी आज भी प्रासंगिक है। एग ओवन। वर्तमान समय में पोल्ट्री फार्म में अंडे से बच्चे को अलग करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तकनीक का उपयोग
आज से 2000 साल पहले भी मिस्र में होता था और आज भी मिस्र के ग्रामीण क्षेत्रों में इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। आज के समय में इलेक्ट्रिक का उपयोग करते हुए अंडे से बच्चे को अलग किया जाता है, जबकि पुराने जमाने में बड़े बड़े चूल्हे को बनाया जाता था तथा उसमें ये प्रक्रिया की जाती थी। इजिप्ट में ऐसे दर्जनों पुराने चूल्हे मिले थे जिनका उपयोग बच्चे को अंडे से अलग करने के लिए किया जाता था। पुराने समय में किस तकनीक का उपयोग करते हुए तापमान को नियत रखा जाता था तथा इस चूल्हे का निर्माण कैसे किया जाता था, इस बारे में आज तक तथ्यात्मक जानकारी किसी के पास नहीं है। अर्थक्वेक प्रेडिक्शंस। आज विज्ञान काफी आधुनिक हो चुका है। आज असंभव से दिखने वाली चीज भी संभव हो जाती है, लेकिन विज्ञान के इतने आधुनिक होने के बावजूद भूकंप का पहले से पता लगाने का तरीका अब तक नहीं खोजा जा सका है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से हजारों साल पहले लगभग 132 ईस्वी में ही चीन के एक व्यक्ति ने एक ऐसी तकनीक बनाई थी जिससे भूकंप का पूर्वानुमान लगाया जा सकता था। साथ ही ये भी पता लगाया जा सकता था कि भूकंप किस दिशा में आया है। इस मशीन की खासियत ये थी कि ये अपने से बहुत दूर होने वाले कंपन को भी महसूस कर लेता था तथा उस आधार पर कुछ हद तक किसी खास हिस्से में भूकंप आने की भविष्यवाणी भी कर देता था। ये मशीन आज भले ही बहुत उपयोगी ना हो, लेकिन इस मशीन को बनाने वाले की सोच वास्तव में समय से काफी आगे की सोच थी। पुराने समय में मिस्र की बहुत बड़ी आबादी नील नदी के पानी पर ही निर्भर थी। नील नदी में कितने पानी उपलब्ध होंगे उसी के आधार पर हुआ ये तय करते थे कि कौन सा फसल बोया जाएगा और आगे पानी कब तक उपलब्ध रह सकता है। नदी में पानी की मात्रा को नापने के लिए उस समय नाइलोमीटर नाम का यंत्र बनाया गया था। यह विशेष यंत्र काफी विशाल था, जिससे ये अनुमान लगाया जाता था कि इस साल नील नदी में कितना पानी रह सकता है। इस यंत्र को 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। इससे पहले एक और यंत्र था जिससे ये पता लगाया जाता था कि नदी में कितना पानी रह सकता है, लेकिन इस मशीन का उपयोग करने का अधिकार सिर्फ वहां के राजा को ही था। राजा इस तकनीक का उपयोग करते हुए मौसम संबंधित जानकारी कैसे इकट्ठा करते थे, ये जानकारी आज तक बाहर नहीं आ सकी है। इस ब्रह्मांड में एलियन है या नहीं तथा पृथ्वी पर कभी एलियन आया है या नहीं, इस पर वर्षों से चर्चा होती आ रही है, लेकिन आज तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पेरू के एक म्यूजियम में लगभग 2000 साल पुरानी मम्मी रखी हुई है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये मम्मी एलियन की है जो कभी इस पृथ्वी पर आया था। इस दावे के पीछे की वजह यह है कि उस मम्मी के चेहरे की बनावट काफी हद तक आज के काल्पनिक एलियन की ही तरह है। साथ ही एक दावा यह भी है कि उस मम्मी का डीएनए भी इंसानी डीएनए से अलग है, इसलिए एलियन वाले दावे को और हवा मिलती है। वैसे सच्चाई क्या है ये आज तक साफ नहीं है। वर्ल्ड ओल्डेस्ट क्राउन। सन 1961 में एक इजरायली आर्कियोलॉजिस्ट को पहाड़ों की गुफाओं में खोज के दौरान 400 की संख्या में कई बेहद पुरानी चीजें मिली। इनमें एक सर का ताज भी था। जांच में पाया गया कि ये सभी सामान ब्रॉन्ज एज के हो सकते हैं, यानी कि ये लगभग 6000 साल पुराने थे। आज तक इससे पुराना क्राउन कहीं भी नहीं ढूंढा गया था। उन 400 सामानों में इस ग्राउंड के अलावा कई सारी ऐसी चीजें थीं जिसके बारे में आज तक पता नहीं चल पाया है कि उनका उपयोग क्या था और वो चीज क्या है। क्रीपी कार्कस। 2010 में नॉर्वे में समुद्र के अंदर एक ऐसे जीव की हड्डी देखी गई जिसे पहली बार देखकर आप भी यही कहेंगे कि ये हड्डी किसी मिस्टीरियस सी मॉन्स्टर की हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये खौफनाक हड्डी फिन व्हेल की है, जिसे 2010 में स्वालबर्ड में वेन व्याज नाम के फोटोग्राफर ने पहली बार देखा था। फिन व्हेल के वर्टिब्रे की यह तस्वीर जैसे ही इंटरनेट पर अपलोड की गई, लोग इसे लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। कई लोग इसे सी मॉन्स्टर का कंकाल मान रहे थे, लेकिन उससे पहले के लोग अपनी बात रख पाते, फिन व्हेल के वर्टिब्रे की सारी डिटेल लोगों के सामने रख दी गई। इस फिन व्हेल की मृत्यु लगभग 1 साल पहले हो चुकी थी और पिछले 1 साल से पोलर बेयर इस मछली के शरीर को खा रहा था। ये फोटो वायरल होने से पहले ही बीबीसी इस फिन व्हेल और पोलर बेयर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना चुका था। कैप्टिव ह्यूमंस। मानव तस्करी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। पिछले साल दिसंबर महीने में हॉस्टन में मानव तस्करी का एक ऐसा ही मामला देखा गया जिसमें 26 लोगों को एक घर में कैद करके रखा गया था। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब इनमें से एक इंसान किसी तरह से कैद से निकलने में कामयाब रहा। सिर्फ अंडरवेयर पहने हुए ये शख्स सड़कों पर भागते हुए चिल्ला रहा था कि उसे किडनैप कर लिया गया है और उसके साथ लगभग 30 और लोगों को कैद में रखा गया है।
इस हालत में उस शख्स को दौड़ते और चिल्लाते देखकर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की टीम उस जगह पर गई जहां लोगों को कैद करके रखा गया था। वहां का नजारा देखकर पुलिस हैरान रह गई। दिसंबर के कड़ाके की ठंड में भी सभी लोगों ने सिर्फ अंडरवेयर ही पहन रखा था। इसमें कुल 25 पुरुष और एक महिला थी। ये सभी लोग मेक्सिको, क्यूबा, हॉन्डुरस और एल साल्वाडोर के रहने वाले थे, जिन्हें जबरदस्ती मेक्सिको बॉर्डर के रास्ते यहां तक लाया गया था। जब पुलिस वहां पहुंची तब आरोपी भी अपने कपड़े उतारकर लोगों की भीड़ में शामिल हो गया, लेकिन पुलिस उसके साफ शरीर और उसके द्वारा पहने गए ज्वेलरी की वजह से उसे तुरंत ही पहचान गई। प्रिजर्व्ड बॉडी पार्ट्स। जब आप किसी के घर जाएं और वहां आपकी नजर ह्यूमन बॉडी पार्ट्स पर पड़े तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप वहां से भागेंगे और तुरंत ही पुलिस को इसके बारे में सूचित करेंगे। 2018 में फ्लोरिडा में एक कॉन्ट्रैक्टर को भी कुछ इस तरह की ही स्थिति का सामना करना पड़ा था। एक महिला ने कॉन्ट्रैक्टर को अपने घर की मरम्मत करने के लिए बुलाया और जब वो कॉन्ट्रैक्टर घर के खाली पड़े एक कमरे में गया तब उस कमरे का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत वहां से भागा और पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस उस कमरे में गई तब वहां से उसे 6 जार में बंद मानव जीभ मिली। उस जार पर 1961 की तारीख दर्ज थी। पुलिस इसे किसी सीरियल किलर से जोड़कर देख रही थी, लेकिन जब उसने घर में मौजूद महिला से इस बारे में बात की तब उसे पता चला कि मानव जीभ को उसके पति ने रिसर्च के लिए इस घर में लाया था। 1992 में दोनों का तलाक हो गया और उसके पति रोनाल्ड ए बॉगमैन इस घर को छोड़कर चले गए। क्रीपी क्रॉली कॉलीफ्लावर। ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली ऐश बटलर ने अपने 8 महीने के बेटे के लिए वूलवर्थ सुपरमार्केट से हरी सब्जियां खरीदी। सब्जी खरीदने के बाद वो उसे घर ले आई और अपने बेटे को खिलाने लगी, लेकिन अगले दिन जब वो बैग से गोभी निकालने गईं, तब उन्होंने देखा कि गोभी के अंदर एक स्नेल स्लग मौजूद है। इस बड़े से कीड़े को सब्जी के अंदर रेंगते देखकर उनके तो होश ही उड़ गए। उन्होंने फेसबुक पर वूलवर्थ से इसकी शिकायत की। वूलवर्थ्स ने अपनी गलती मानते हुए उन्हें रिफंड और स्पेशल वाउचर दिया, लेकिन ऐश की नाराजगी दूर नहीं हुई क्योंकि यहां बात उनके बेटे की सेहत की थी। अगर गलती से भी स्नेल स्लग के शरीर का थोड़ा सा भी हिस्सा खाने में शामिल हो जाता तो उनका बेटा गंभीर रूप से बीमार हो सकता था। टूथड आई। क्या आप किसी ऐसी मछली के बारे में जानते हैं जिसकी आंख के चारों ओर दांत होते हैं? व्हेल शार्क की सबसे बड़ी प्रजाति है और यही वो मछली है जिसके आंख के चारों ओर छोटे छोटे दांत होते हैं। हालांकि ये दांत काफी छोटे होते हैं जिन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से ही बेहतर तरीके से देखा जा सकता है। आंख के चारों ओर दांत होने की वजह यह है कि इस मछली की आंख ऐसी जगह पर स्थित होती है जो लड़ाई या दूसरे जीवों के हमले में आसानी से जख्मी हो सकता है। इस वजह से इसकी आंखों के पास दांत होते हैं जो इसकी आंखों की सुरक्षा करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन छोटे दांतों की संख्या लगभग 3000 होती है। ट्रैश इन पैराडाइज। फोटोग्राफर कोस्मो कोसॉफिश बे पार्क में सनसेट की तस्वीर लेने गए, लेकिन इस पार्क में मौजूद गंदगी को देखकर उन्हें काफी बुरा लगा। उन्होंने लोकल अथॉरिटी से इसकी शिकायत की तो उधर से भी बहाने के अलावा और कुछ नहीं मिला। उन्हें एहसास हो गया कि दूसरों से शिकायत करने पर उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा है और फिर उन्होंने पार्क की सफाई का जिम्मा खुद उठाया और कम्युनिटी क्लीन अप शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने सोशल मीडिया की मदद से लोगों से अपील की कि वो इस काम में आगे आकर उनकी मदद करें। कॉस्मो और उनकी दोस्त की ये मेहनत कामयाब रही। उनके साथ दर्जनों लोग आगे आकर इस पार्क की सफाई में हाथ बटाने लगे और फिर पार्क की पुरानी रंगत लौट आई। कभी कभी कचरे की डिस्कवरी भी एनवायरनमेंट के लिए फायदेमंद साबित हो जाती है। बैकयार्ड एक्सप्लोजिव्स। कैलिफोर्निया में एक शख्स अपने घर के पीछे खुदाई कर रहा था, तभी जमीन के अंदर कुछ सस्पिशियस चीजों पर उसकी नजर पड़ी। जब उस शख्स ने वहां से मिट्टी हटाई तब उसे पता चला कि ये तो ग्रेनेड और आर्टिलरी शेल है। उसने तुरंत पुलिस को इस बारे में खबर दी। पुलिस के साथ ही बॉम्ब स्क्वाड को भी बुला लिया गया। पुलिस की जांच में पता चला कि यह ग्रेनेड और आर्टिलरी शेल द्वितीय विश्व युद्ध के समय का है, जो कि आज भी एक्टिव था। बॉम्ब स्क्वाड इसे सुरक्षित जगह पर ले जाकर डिस्ट्रॉय करने में कामयाब रही। वहीं दूसरी ओर एक और महिला के घर के पीछे द्वितीय विश्व युद्ध के समय का एक एक्सप्लोजिव आइटम मौजूद था, जिसकी पहचान कोई नहीं कर सका। कुछ समय बाद जब महिला को समझ में नहीं आया कि वो क्या चीज है, तब उसने पुलिस को इसके बारे में खबर दी। बॉम्ब स्क्वाड की टीम इस यूनिक एक्सप्लोजिव आइटम को भी निष्क्रिय करने में कामयाब रही। अनएक्सपेक्टेड हॉलिडे मैसेज। 2019 में 6 वर्षीय फ्लोरेंस विडिकॉम्ब ने एक सुपरमार्केट से क्रिसमस कार्ड खरीदा।
जब वो अपने दोस्तों के लिए इन कार्ड्स को तैयार कर रही थी, तभी एक कार्ड पर लिखे मैसेज पर उसकी नजर पड़ी। फ्लोरेंस के पिता बेन विडिकॉम भी वहीं पर थे। जब उन्होंने कार्ड पर लिखे मैसेज को पढ़ा तो वो हैरान रह गए। उस कार्ड पर लिखा था, हम शंघाई क्विंगपू प्रिजन में विदेशी कैदी हैं। हमारी इच्छा के विरुद्ध हमसे काम कराया जा रहा है। हमारी मदद करें और मानव अधिकार आयोग को इस बारे में सूचित करें, और जिसे भी ये मैसेज मिले वो ब्रिटिश जर्नलिस्ट पीटर हम्फ्री को इस बारे में बताए, क्योंकि पीटर खुद 2 साल इस जेल में रह चुके हैं। इस मैसेज को पढ़ने के बाद फ्लोरेंस के पिता ने उस सुपरमार्केट से संपर्क किया जहां से इन्होंने वो कार्ड खरीदा था। इस कार्ड को देखकर सुपरमार्केट ने ज़ीशियांग युंगवांग प्रिंटिंग कंपनी के साथ अपने करार रद्द कर दिए। अनफॉर्चुनेटली इस मैसेज को लिखने वाले के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका, और चीन जैसे देशों से मानव अधिकार को लेकर उम्मीद ही क्या की जा सकती है। ह्यूमन रिमेन्स। पिछले साल अक्टूबर महीने में डैन कॉन्कलिन फिएस्टा आइलैंड पर समय बिताने गए। वहां वो अपने लिए खाना बनाने के लिए आग जलाने के लिए जगह की तलाश करने लगे। इस तलाश में उन्हें फायर पिट मिल गया, लेकिन ये फायर पिट कचरों से भरा पड़ा था। उन्होंने वहां से कचरे निकालने शुरू किए, तभी ह्यूमन रिमेन्स पर उनकी नजर पड़ी। उन्होंने जब फायर पिट को साफ किया तब वो श्योर हो गए कि ये मानव कंकाल ही है। उन्होंने तुरंत पुलिस को इस बारे में सूचित किया। पुलिस इस कंकाल को अपने साथ लेकर चली गई, लेकिन इस कंकाल के बारे में पुलिस ने कोई भी जानकारी शेयर नहीं की। घोस्ट फ्लीट ऑफ ट्रक लगून। दूसरा विश्व युद्ध पूरी दुनिया के लिए बहुत विनाशकारी साबित हुआ था, लेकिन यह जापान के लिए कुछ ज्यादा ही दर्द देने वाला था। अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराया गया था, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन अमेरिका ने जापान को इस दौरान एक और बड़ी तबाही दी थी। साउथ पैसिफिक का कैरोलिन आइलैंड दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना का बेड़ा था। इस क्षेत्र में जापान के बहुत सारे विमान, तोप और बड़े बड़े हथियार जमा थे। 17 फरवरी 1944 को अमेरिका ने अचानक इस द्वीप पर हमला कर दिया। इस हमले में जापानी सेना के कम से कम 250 एयरक्राफ्ट तथा दर्जनों युद्धपोत समुद्र की गहराइयों में समा गए। इसके अलावा लगभग 400 सैनिक भी समुद्र में डूब गए। वर्षों तक इन डूबे हुए चीजों की खबर किसी को नहीं लगी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में टेक्नोलॉजी के सहारे गोताखोर यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो गए हैं। आज भी यहाँ डूबा हुआ जहाज, तोप, टैंकर इत्यादि के अवशेष काफी हद तक सुरक्षित नजर आते हैं। ये जगह जापानी सेना की यादों और अवशेषों से घिरा हुआ है। जायंट बैरल जेलीफिश। समुद्र की गहराई में हाल ही में एक विशाल जेलीफिश का पता कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल इंग्लैंड में गोताखोरों ने लगाया है। इस जेलीफिश को जायंट बैरल जेलीफिश नाम दिया गया है। जब एक गोताखोर समुद्र की गहराई में इस क्षेत्र में गया तो उनकी टक्कर इस बेहद अजीबोगरीब दिखने वाली जीव से हो गई। इसकी लंबाई लगभग 3 से 4 फीट तक थी। बाद में वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड किए गए वीडियो को जांच करते हुए बताया कि दरअसल ये जेलीफिश है। इस तरह की जेलीफिश पूरे यूनाइटेड किंगडम के क्षेत्र में पहली बार पाई गई थी। इस जेलीफिश की बनावट बेहद अजीब होती है। ये जेलीफिश क्रीम कलर की होती है। वैज्ञानिकों ने जांच में यह भी पाया कि इतना विशाल होते हुए भी इन जेलीफिश से इंसानों को कोई खतरा नहीं है। हेडलेस चिकन मॉन्स्टर। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ईस्टर्न अंटार्कटिका की गहराई में एक बेहद अजीबोगरीब जीव का वीडियो रिकॉर्ड किया। पिंक कलर के इस छोटे जीव को पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई बिना सर वाला मुर्गा पानी की गहराई में घूम रहा है। वैज्ञानिकों ने इस बेहद अजीबोगरीब जीव को इसकी बनावट के आधार पर ही हेडलेस चिकन मॉन्स्टर नाम दिया। ये जीव समुद्री जीव सी क्यूकम्बर की श्रेणी में आते हैं। हेडलेस चिकन मॉन्स्टर पर गहरे अध्ययन के बाद पता चला कि ये ज्यादातर समुद्र की बेहद गहराई में रहना पसंद करता है। यही वजह है कि वैज्ञानिकों को यह समुद्र में लगभग 9800 फीट नीचे मिला था। आमतौर से सी क्यूकम्बर में कोई पंख नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसमें एक विशेष प्रकार के पंख भी थे जो इसे आसानी से तैरने में मदद करते थे। ये पहला मौका था जब वैज्ञानिक ने ईस्टर्न अंटार्कटिका में इस जीव का पता लगाया था। पहली बार इस जीव को गल्फ ऑफ मेक्सिको में देखा गया था। जायंट पायरोसोम्स। शायद आपने अब तक इस बेहद अजीब जीव के बारे में सुना भी नहीं होगा। ये जीव 25 अक्टूबर 2019 को न्यूजीलैंड के एक तटीय क्षेत्र में देखने को मिला था। दरअसल यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पानी की गहराई में वीडियो शूट किया जा रहा था। इसी दौरान वीडियोग्राफर के चारों ओर एक बेहद विशाल जीव नजर आया। पहली नजर में देखने में ये एक खाली बड़े से पाइप की तरह लग रहा था। इसकी लंबाई लगभग 26 फीट थी। जब जांच पड़ताल किया गया तो पता चला कि ये एक प्रकार का विशेष जीव है जिसे पायरोसोम्स या सी पिकल्स कहा जाता है।
वास्तव में ये एक प्रकार का समुद्री कीड़ा है। ये अकेले इतना विशाल नहीं होता है, बल्कि हजारों हजार की संख्या में ज़ूइड्स नाम का एक अन्य वर्ण आपस में मिलकर एक पूरे पायरोसोम्स का निर्माण करता है। इस जीव की अधिकतम लंबाई 60 फीट तक भी होती है। वर्ल्ड डीपेस्ट फ्री डाइविंग। समुद्र की गहराइयों में किसी इंसान के लिए जाना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब तक के इतिहास में केवल 5 लोग ही 560 फीट तक की गहराई तक जा पाए हैं। इसमें भी यहाँ तक पहुँचने में 2 गोताखोरों की मौत भी हो गई थी, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो इससे भी कहीं अधिक गहराई में जाने में कामयाब रहा था। इनका नाम हर्बर्ट निश्च है। ऑस्ट्रिया के इस गोताखोर के ही नाम समुद्र में सबसे अधिक गहराई तक जाने का रिकॉर्ड है। ये 2012 में 831 फीट की गहराई तक जाने में कामयाब हुए थे, लेकिन इतनी गहराई तक जाने के बाद पानी की गहराइयों में ही इनकी हालत खराब होने लगी। गहराई में इनकी हालत इतनी खराब हो गई कि इनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया। हालांकि खुशकिस्मती से साथियों की मदद से इनकी जान बच गई। इनके नाम फ्री डाइविंग से जुड़ा 1-2 नहीं बल्कि कुल 33 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। द पिगलेट स्क्विड। सेंट्रल पैसिफिक ओशन में लगभग 4400 फीट की गहराई पर वैज्ञानिकों ने एक ऐसे जीव का पता लगाया जिसे देखकर आपको भी काफी हैरानी होगी। इसकी बनावट बेहद अजीबोगरीब थी। इसका शरीर काफी हद तक एक छोटे से पिग से मिलता जुलता था। सबसे पहले इसी की एक अन्य प्रजाति की खोज 1907 में ही हो गई थी, लेकिन लंबे अरसे तक ये लोगों की नजरों से गायब हो गया था। इसकी बनावट और रंग ऐसा होता है कि देखने में लगता है कि पानी को ही एक आकार दे दिया गया है। यह अजीबोगरीब जीव आमतौर से समुद्र में 100 से 200 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं। क्राइस्ट ऑफ द एबिस स्टैच्यू। दुनिया भर में घूमने फिरने की मशहूर जगह या संरचनाएं जमीन के ऊपर ही मौजूद हैं, लेकिन एक टूरिस्ट प्लेस ऐसा भी है जो समुद्र की गहराई में है। इस जगह को क्राइस्ट ऑफ द एबिस के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये समुद्र की गहराई में जीसस क्राइस्ट की ब्रॉन्ज से बनी हुई एक मूर्ति है। ये मूर्ति सैन फ्रांसिस्को में मौजूद मेडिटेरेनियन सी में है। इस मूर्ति की लंबाई 8 फीट तथा वजन लगभग 600 पाउंड है। लंबे समय से पानी के नीचे मौजूद रहने के कारण इस मूर्ति का एक हाथ अलग हो गया था, लेकिन कुछ साल पहले उसे फिर से जोड़ दिया गया है। ये जगह टूरिस्ट के लिए एक पसंदीदा जगह है। द बाल्टिक सी एनोमली। 2011 में गल्फ ऑफ बोथनिया के मध्य में ओशन एक्स गोताखोरों की एक टीम समुद्र की गहराई में कुछ चीजें तलाश रही थी। इसी दौरान इनकी नजर एक बेहद अजीबोगरीब संरचना पर पड़ी। समुद्र से लगभग 300 फीट की गहराई पर एक बड़े से क्षेत्र में अजीबोगरीब संरचनाएं बनी हुई थी। इन पर जो संरचनाएं उकेरी हुई थी वो किसी को समझ में नहीं आई। बाद में इन संरचनाओं की तस्वीरें ली गईं तथा वैज्ञानिकों की टीम को भी दिया गया। काफी रिसर्च के बाद भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठाया जा सका। कुछ लोगों ने आशंका जताई कि हो सकता है ये एलियन से जुड़ी हुई कोई चीज हो सकती है, लेकिन पक्के तौर पर आज तक कोई नहीं बता पाया है कि ये क्या है। स्पेनिश ट्रेजर। 8 जून 1708 को स्पेन का एक बहुत बड़ा मालवाहक जहाज काफी अधिक मात्रा में सोने चांदी के सिक्कों तथा कीमती आभूषणों को लेकर कहीं जा रहा था। इसी दौरान इस जहाज पर ब्रिटिश सैनिकों ने हमला कर दिया। जहाज में आग लगने की वजह से लगभग $20 बिलियन की संपत्ति के साथ ये जहाज डूब गया। वर्षों तक कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन 2015 में इस जहाज का पता गोताखोरों की एक टीम ने लगा दिया। बाद में कोलंबियाई सरकार ने ऐलान किया कि इस जहाज और इस पर मौजूद सभी सामान पर कोलंबिया का हक है और वो ही इसे निकालेगी। कानूनी समस्याओं के कारण अब तक उस जहाज को वहां से निकालने का काम शुरू नहीं हुआ है। चूंकि इस पर अरबों डॉलर के सामान मौजूद हैं, ऐसे में कई और देश भी इस पर अपना दावा कर रहे हैं। द लॉस्ट सिटी। जापान में मौजूद सी ऑफ योनेगुनी हैमरहेड नाम के खास किस्म की शार्क के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। 1980 में एक गोताखोर कोस्ट ऑफ योनेगुनी में शार्क की तलाश में भटक रहा था कि समुद्र में लगभग 26 मीटर की गहराई में कुछ अजीब संरचनाएं दिखीं। जब पास जाकर देखा गया तो पता चला कि यहाँ एक बहुत बड़े क्षेत्र में पत्थरों से बनी हुई बहुत सारी संरचनाएं थी। ये सभी बड़े बड़े घरों के अवशेष लग रहे थे। जांच के बाद पाया गया कि दरअसल इस क्षेत्र में लगभग 2000 साल पहले एक शहर हुआ करता था, लेकिन बेहद खतरनाक जलजले और तूफान की वजह से पूरा का पूरा शहर ही समुद्र में समा गया। ये संरचनाएं उन्हीं के अवशेष हैं। ओरैंग मावस। ओरैंग मावस सदियों से क्रिप्टिड एनिमल की लिस्ट में शामिल है। अब ये क्रिप्टिड एनिमल क्या है? तो ये नाम उन जीवों को दिया जाता है जो माइथोलॉजिकल हैं।
और जिससे एग्जिस्टेंस को साइंस की ओर से मान्यता नहीं मिली है। हालांकि अतीत में ऐसे कई जानवर थे जिन्हें पहले क्रिप्टिड माना जाता था, लेकिन फिर उनकी एग्जिस्टेंस की डिस्कवरी के बाद उन पर से क्रिप्टिड का टैग हटा दिया गया। ऐसे जानवरों में गोरिल्ला, कोमोडो ड्रैगन और ओकापी समेत दर्जनों जानवर शामिल हैं। और अब मलेशिया के जंगलों में देखे जाने वाले औरांग मावास के ऊपर से भी क्रिप्टिड का टैग हट सकता है और इसके एग्जिस्टेंस को भी साइंटिफिक अप्रूवल मिल सकती है। इसकी वजह यह है कि पिछले कई सालों में कई लोगों ने इसे अपनी नजरों से देखने का दावा किया है। साथ ही जंगलों में इसके पैरों के निशान भी पाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जानवर मलेशिया के जौहर जंगल में पाए जाते हैं। इनके शरीर की बनावट इंसानों की तरह ही होती है। इसकी लंबाई 10 फीट तक होती है और ये इंसानों की तरह ही 2 पैरों पर चलते हैं। इनका मुख्य भोजन मछली और सूखा फल होता है। औरांग मावस का पूरा शरीर ब्लैक फर से ढका होता है। स्थानीय औरांग असली जनजाति के लोग इस जानवर को हंटू जरांग गिगी के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ स्नैगल टूथ घोस्ट होता है। औरांग मावस के इतिहास की बात करें तो स्थानीय जनजाति के किस्से कहानियों में इस जानवर के चर्चे सदियों से होते रहे हैं। आधुनिक इतिहास में इसे सबसे पहले 1871 में देखे जाने का दावा किया गया था और इसके बाद से दर्जनों बार लोगों ने औरांग मावस को देखने की बात कही है। इन दावों के मद्देनजर कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि लोग जिस जानवर को देखने का दावा करते आ रहे हैं वो बंदरों के विलुप्त हो चुके जीनियस गैगैंटोपाइथेकस का सर्वाइविंग मेंबर हो सकता है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स इस मिस्टीरियस एनिमल को सन बियर्स मानते हैं। उनका कहना है कि लोगों ने सन बियर्स को मिस आइडेंटिफाई करके औरांग मावस नाम के रहस्य को पैदा किया है। 2005 में 3 स्थानीय लोगों ने जंगल में काम करने के दौरान 3 औरांग मावस को देखने का दावा किया। इनमें 2 एडल्ट और एक छोटा बच्चा था। ये तीनों एक फैमिली की तरह नदी किनारे चलते हुए जा रहे थे। इस दावे के तुरंत बाद नदी किनारे एक जांच टीम को भेजा गया और इस टीम ने भी उस इलाके में 1.5 फीट लंबे पैरों के निशान की पुष्टि की। 2006 की शुरुआत में न्यूज़पेपर में औरांग मावस के पैरों के निशान की तस्वीर पब्लिश की गई, जिसके बाद इसके एग्जिस्टेंस की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। इस रिपोर्ट के अगले महीने ही स्थानीय प्रशासन ने इस जीव की तलाश में एक ऑफिशियल टीम भेजने का फैसला किया। इस सर्च अभियान के बाद ऐसी बातें कही गई कि इस टीम ने एक औरांग मावस को पकड़ लिया है। हालांकि अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया है। अनफॉर्चुनेटली इस टीम को औरांग मावस के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल सका, लेकिन अभी भी स्थानीय स्तर पर इसके देखे जाने के दावे किए जाते रहे हैं। जैसे जैसे जंगलों में इंसानों की दखल अंदाजी बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ सालों में औरांग मावस खुद ही हम इंसानों के सामने आने पर मजबूर हो सकते हैं। आइस एज आर्ट। आज से 10,000 साल पहले हमारी दुनिया कैसी थी? इस बारे में ज्यादातर जानकारी वैज्ञानिकों के अनुमान पर ही आधारित है, लेकिन अब अमेज़न जंगल में एक ऐसी हैरत अंगेज चीज मिली है जो इंसान के प्राचीन इतिहास को आधुनिक दुनिया के सामने ला सकता है। दरअसल 2020 के दिसंबर महीने में रिसर्चर्स ने अमेज़न जंगल में 13 किलोमीटर लंबे आर्ट वर्क को ढूंढा है। बताया जा रहा है कि ये आर्ट वर्क आज से 12,000 साल पहले आइस एज के समय का है। इस आर्ट वर्क को अमेज़न जंगल की गहराई में कोलंबिया में ढूंढा गया है। चट्टानों पर 13 किलोमीटर तक फैला ये आर्ट वर्क दुनिया का सबसे बड़ा प्री हिस्टोरिक आर्ट वर्क है। 12,000 साल पहले बनाए गए ये पेंटिंग्स उस समय के दुनिया के कई सारे इंफॉर्मेशन अपने आप में समेटे हुए हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये पेंटिंग्स अमेज़न जंगल में बसने वाले सबसे पहले इंसानों ने बनाई होगी। इन पेंटिंग्स में आसपास के जीवन को दर्शाया गया है। इस पेंटिंग में कई सारे ऐसे जानवरों की तस्वीर बनी हुई है जो आज इस दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं। मास्टोडन एक ऐसा ही जानवर है जो इस दुनिया से 10,000 से 11,000 साल पहले विलुप्त हो चुका है, लेकिन उस पेंटिंग में इस जानवर की तस्वीर देखी जा सकती है। इसके अलावा इस आर्ट वर्क में पैलेलियोमा, जायंट स्लॉथ और आइस एज समय के घोड़े इत्यादि की तस्वीर बनी हुई है। इस आर्ट वर्क में लोगों को डांस करते हुए भी दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर हाथों के निशान और कई अलग अलग तरह के डिजाइन भी बनाए गए हैं। इस आर्ट वर्क की डिस्कवरी ब्रिटिश कोलंबियन टीम के द्वारा की गई है। इस टीम का नेतृत्व योजे इरियार्टे कर रहे थे। इस डिस्कवरी से इस बात का भी पता चला है कि प्राचीन मानव विलुप्त हो चुके कुछ बड़े जानवरों की पूजा भी किया करते थे। इस आर्टवर्क से यह भी पता चला है कि आज अमेज़न जरूर दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, लेकिन आज से 10 से 12,000 साल पहले ये जंगल इतना घना नहीं था।
इस डिस्कवरी की शुरुआत तब हुई थी जब 2016 में विद्रोही फार्क ग्रुप और कोलंबिया की सरकार के बीच शांति समझौता हुआ था। इससे पहले अमेज़न जंगल का यह इलाका फार्क ग्रुप के कब्जे में ही था और इस ग्रुप और सरकार के बीच लंबे समय तक सिविल वॉर चलता रहा। शांति समझौते के बाद रिसर्चर्स ने लास्ट जर्नी नाम से प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट का मकसद अमेज़न जंगल में उस जगह की तलाश करना था जहां सबसे पहले इंसान बसे थे। इसी प्रोजेक्ट पर काम करते हुए टीम ने इस आर्ट वर्क को ढूंढ निकाला। अभी इस आर्ट वर्क की स्टडी चल ही रही है। आने वाले सालों में कई और नई जानकारी हमारे सामने आ सकती है। रोपेन। दुनिया के सभी वैज्ञानिक बिना किसी संकोच के इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि दुनिया में आज भी हजारों ऐसे जीवों की प्रजाति है जिसकी पहचान नहीं की गई है। ऐसे मिस्टीरियस जीव पूरी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन पपुआ न्यू गिनी में ये मिस्ट्री कुछ ज्यादा ही बड़ी है। इस देश के घने जंगलों में आज भी सैकड़ों जीव ऐसे हैं जिसके बारे में अब तक कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है। ऐसा ही एक जीव रोपेन है। वैसे रोपेन है तो एक क्रिप्टिड ही, लेकिन ऑरेंज मैविस की तरह इसे भी दर्जनों बार देखे जाने का दावा किया जा चुका है। रोपेन चमगादड़ की शक्ल का एक विशाल जीव है जिसे डेमन फ्लायर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रोपेन टेरोडेक्टाइल का क्लोजेस्ट रिलेटिव है। टेरोडेक्टाइल इस दुनिया में लगभग 136 मिलियन साल पहले विलुप्त हो चुका है। कहा जाता है कि रोपेन दिन में इंसानों की पहुंच वाली जगह से दूर रहते हैं और रात में मछलियों के शिकार के लिए निकलते हैं। इस क्रीचर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि शिकार करने के समय इसका शरीर लाइट प्रोड्यूस करता है जो मछलियों को इसकी ओर अट्रैक्ट कर देता है। पपुआ न्यू गिनी में रहने वाले स्थानीय लोगों के बीच रोपेन की धार्मिक अहमियत भी है। स्थानीय लोग तो हमेशा से ही रोपेन को देखे जाने का दावा करते रहे हैं, लेकिन बाहरी लोगों में रोपेन को देखने का सबसे पहला दावा 1935 में वेल रिस्पेक्टेड और मशहूर ब्रिटिश एंटोमोलॉजिस्ट एवलिन चेसमैन ने किया था। इन दावों को देखते हुए कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये लोग 2 फीट लंबे विंग स्पैन वाले लार्ज फ्लाइंग फॉक्स को देखकर उसे ही रोपेन का नाम दे रहे हैं। लेकिन फ्लाइंग फॉक्स से ऐसी कोई भी रोशनी नहीं निकलती है, जबकि रोपेन की सबसे बड़ी खासियत ही उसके शरीर से जुगनू की तरह निकलने वाली रोशनी है। 2006 में एक अमेरिकन एक्सपर्ट रोपेन के एग्जिस्टेंस के बारे में पता लगाने के लिए पपुआ न्यू गिनी के जंगलों में गए। जंगलों में उन्होंने 2 रात बिताई। इस दौरान उन्हें रोपेन के शरीर से निकलने वाली रोशनी तो दिखाई दी, लेकिन 2 दिन बाद ही स्थानीय लोगों ने उन्हें जंगल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस तरह से उनका ये अभियान भी अधूरा रह गया और रोपेन के एग्जिस्टेंस के दावे भी अधूरे रह गए। ऑरेंज मैविस और रोपेन के बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये दोनों जीव एग्जिस्ट करते हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।